हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियंट एकेडमी। चिल्ड्रन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th बुक बिहाइव का चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट, यानी कि सेकेंड पार्ट, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का सेकेंड पार्ट। तो चिल्ड्रन, जिन्होंने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो फटाफट जाके इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ेंगे आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा सेकेंड पार्ट। तो लास्ट टाइम, और दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब करें, इन कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें एंड ऑल्सो क्लिक द लाइक बटन। ओके, नाउ कम टू द पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। लास्ट टाइम वी हैव टॉट यू कि ए इज, हमने आइंस्टीन के आपको जो उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया था, ए इज इक्वल टू mc² बताया था। ए स्टैंड फॉर एनर्जी एंड एम फॉर मास and C for speed of light in vacuum, that is about 3 lakh kilometer per second. So Einstein कहते हैं when you sit with a nice girl for 2 hours, यानी कि अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ में 2 hours बैठ जाते हैं, it seems like 2 minutes, तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं आपको बैठे। when you sit on a hot stove for 2 minutes, मगर यदि आपको किसी गर्म जलते स्टोव पर आपको 2 मिनट बैठा दिया जाए तो इट सीम्स 2 आवर, तो वो कैसा लगता है? 2 घंटा लगता है। दैट्स क्या है? वो रिलेटिविटी है, यानी कि सापेक्षता है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टीन जो थे फिजिक्स का जो था बहुत मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। तब जो अनरेवलिंग का मतलब क्या होता है? फॉल होना, कि उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो फॉल हो रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। जो एल्बर्ट क्या चाहते थे कि वो पढ़ाई के एकदम बाद वो मिलेवा नाम की एक लड़की से शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, मगर उनकी जो मदर थी शी वाज अगेंस्ट ऑफ दिस मैरिज। शी टॉट मिलेवा, उनके क्या विचार थे मिलेवा के बारे में? हु वाज 3 year ओल्डर देन हर सन, जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए बहुत, मतलब कैसी थी वो? 3 साल बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, वो काफ़ी इंटेलिजेंस भी थी, इसलिए वो उसकी इंटेलिजेंसी से भी परेशान थी। शी इज़ ए बुक लाइक यू, वो कहती थी कि भाई तो अगर इससे शादी कर लेगा तो यो भी तेरी तरह से किताबी कीड़ा बनी रहेगी, मेरी सेवा वेवा नहीं करेगी। हिज मदर सेड, उनकी मदर कहती हैं, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, तो इस तरह से आइंस्टीन, जब उनकी मदर ने इस तरह की बातें की तो उन्होंने अपनी वेडिंग को ऑफ कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, यानी कि टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। अब जो पेयर जो था उसने फाइनली 1903 में, उन्होंने 1903 में शादी कर लिया। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे भी हो गए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, मगर कुछ सालों के बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड, अब उनकी जो शादी थी वो कैसी होने लगी? फ्लैटर्ड होने लगी उनकी शादी, यानी कि उनके जो बंधन थे वो कमज़ोर पड़ने लगे, वीक होने लगे। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो मिलेवा थी वो अपना जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी वो उसको लूज करने लगी, यानी कि जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी वो उनकी सब बेकार लगने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, यानी कि जिस घर गृहस्थी में फंस के जो उनकी लाइफ पढ़ाई लिखाई बेकार जा रही थी और एक वो अनहैप्पी लाइफ जी रही थी, खुश नहीं थी उस घर में रह के वो लाइफ से, बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ डिफर होगा। आफ्टर ईयर ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, अब इन दोनों में लगातार कई साल तक फाइटिंग होती रही। द कपल फाइनली डिवोर्स इन 19 में
इन्होंने जो कपल था इन्होंने डिसीजन लिया और 99 में इनका 1919 में 1919 में डिवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी मतलब ईयर में जो आइंस्टीन है उन्होंने अपनी कज़न एल्सा के साथ में जो था शादी कर लिया। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। अब आइंस्टीन का जो नया जो था ये चैप्टर था उनके जो था विश्व ने जो था यानी कि कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। कोइंसाइडेड का मतलब होता है एग्रीड होना। उनका जो ये पर्सनल चैप्टर था उन्होंने उससे उन्हें काफ़ी वर्ल्ड फेम मिली। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने 1915 में जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रदर्शित किया, सापेक्षता के नियम को। इसमें क्या था, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें उन्होंने न्यू सोच दी इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी की। एंड एक्लिप्स of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। यानी कि जब सन एक्लिप्स कहते हैं ग्रहण को, जो सन एक्लिप्स हुआ 1919 में, उन्होंने जो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल एक एक्यूरेट रीडिंग दिया उस एक्लिप्स का। आइंस्टीन हैड करेक्टली calculated in advance the extent to which the light from fixed star would deflect it through the sun's gravitational field। यानी कि जो उनकी जो एक्लिप्स की जो उन्होंने रीडिंग की थी वो तो बिल्कुल सही थी, और उसी के प्रभाव से उसी के इफेक्ट से क्या था कि जो तारों का जो प्रकाश जो सन के ग्रेविटेशनल क्षेत्र के द्वारा जो था डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी कि विचलित हो रहा था, विचलित कर दिया गया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो जो न्यूज़पेपर्स ने उनके कार्य को जो था एक वैज्ञानिक क्रांति का रूप दिया, यानी कि साइंस में एक नया रिवॉल्यूशन आया है। आइंस्टीन्स रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। अब आइंस्टीन को फिजिक्स में जो था 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें। ही शोवर्ड with honors and invitation from all over the world and lauded by the press। अब उन्हें जो था उन्हें काफ़ी सम्मान मिला, सम्मान की बौछार मिली, और उनको पूरी दुनिया से क्या लगे, इन्विटेशन मिलने लगे, और प्रेस से उन्हें लॉडेड मतलब एडमायरिंग प्रेज मिलने लगी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, यानी कि जब नाजीज जो थे वो सत्ता में आए, किसमें, इन 1933 में। तो जब आइंस्टीन जो थे वो कहाँ चले गए, ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। फाइव ईयर लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोवर। अब क्या करते हैं कि 5 साल के बाद बर्लिन में जो था एक न्यूक्लियर फिजन की इन्होंने खोज की, और अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे, जो भौतिक शास्त्र के लिए क्या हो गई, ये जो फिजिसिस्ट थे उनके लिए बड़ा ही ये एक
सैडनेस का वो बन गया, सब्जेक्ट बन गया और एक उनका विषय बन गया ये। मैनी ऑफ देम हैड फ्लड फ्रॉम फैसेसिज्म। अब काफ़ी जो थे उनमें से बहुत से तो क्या कर गए, मतलब डर कर भाग गए। Just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. उनमें से मतलब काफ़ी तो भाग गए, और जैसे ही आइंस्टीन जो थे वो छोड़कर चले गए थे, और वे जो थे एकदम से डर से कि नाजीज़वादी परमाणु बम बनाकर यूज़ कर सकते थे। तो इस तरह से जो था, एंड एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग्स, यानी कि अर्जिंग मीन्स किसी रिक्वेस्ट पर, किसी कलीग की रिक्वेस्ट पर, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 को उन्होंने लेटर लिखा डी रोजवेल्ट को। क्या लिखते हैं, इन विच ही वॉन्ड। अब उन्होंने जो लेटर लिखा 2 अगस्त को, पत्र लिखा जिसमें उन्होंने वॉन्ड किया क्या, कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यानी कि इस प्रकार अगर एक सिंगल बॉम्ब जो है किसी बंदर पर पोर्ट पर विस्फोट कर दिया जाए तो क्या होगा, might very well destroy the world, destroy the whole port together with the sum of the surrounding territory। तो क्या हो जाएगा कि जब अगर से विस्फोट किया जाए तो इसके साथ साथ बंदरगाह के जो आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं, जो आसपास के जो टेरिटरीज हैं, एरियाज हैं, वो भी ये नष्ट कर देगा। His words did not fail to have an effect। अब क्या होता है कि उनके शब्दों का जो इफेक्ट था वो फेल नहीं हुआ। The American developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 में। अब अमेरिकन ने अपनी एक जो थी, उन्होंने एक सीक्रेट योजना बनाई, और सीक्रेट योजना से उन्होंने एक बॉम्ब तैयार किया, और इसे जो था उन्होंने क्या किया, जापान के शहर हिरोशिमा में और एक नागासाकी में इन्होंने इसको 1945 में इन्होंने इसको गिरा दिया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। अब जब ये बम गिरा तो ये काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा है। तो जब ये बम गिरा तो इस घटना ने आइंस्टीन को बिल्कुल हिला दिया। That this time he wrote a public missive to the United Nation। पब्लिक क्या होता है, मिसिव मीन्स होता है एक सरकारी लेटर। उन्होंने पब्लिक के तरफ से एक सरकारी लेटर उन्होंने लिखा टू द यूनाइटेड नेशन को। इन इट, जिसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब उन्होंने इस लेटर में क्या कि उन्होंने इस वर्ल्ड में तो गवर्नमेंट के उसके गठन की बात की, और प्रपोज करते हैं वो, अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब क्या कहते हैं कि अनलाइक, इसके विपरीत जो था
रोजवेल्ट को जो लेटर लिखे, इसके विपरीत इस लेटर का कोई भी असर उन पर नहीं हुआ। यानी कि जिस तरह से पहले लिखा था उन्होंने, अब के लेटर का उन पर कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने कोई भी इम्पैक्ट उन पर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि आने वाले 10 साल में, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब जो क्या था कि अगले जो दशक आ रहे थे, 10 साल में आइंस्टीन जो थे वो पॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए। Einstein got agitating for an end to the arm build up and using his popularity to campaign for peace and democracy। अब क्या करते हैं कि आइंस्टीन एजिटेटिंग का मतलब होता है जो आंदोलन, टू अकर ए मूवमेंट, जो आंदोलन कर रहे होते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। यानी कि जो उन्होंने एक वो चलाया, अभियान चला दिया उन्होंने, एक आंदोलन चलाया, और इसमें उन्होंने जो उनकी जो वो थी पॉपुलैरिटी थी, लोकप्रियता का मतलब शांति के लिए उन्होंने जो वो यूज़ कर रहे थे, यानी कि कहना चाहिए कि उन्होंने जो द एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कंपेंसेट टू द पॉलिटिक्स। क्लियर कि उन्होंने जो था ही यूज हिज पॉपुलैरिटी टू कंपेंसेट फॉर द पीस एंड, अपनी उनको पीस और उसके डेमोक्रेटिक के लिए यूज किया। When Einstein died in 1955, जब आइंस्टीन जो थे 1955 में जब वो एक्सपायर हुए एट द एज ऑफ 76, तब वो 76 साल के थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज विजनरी। तो वो एक कैसे, विजनरी का क्या मतलब होता है? विजनरी मतलब होता है जो कि अपने दूरदृष्टा, यानी कि इंटेलिजेंसी को फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देते हैं इन इंटेलिजेंट वे में। तो इस तरह से वो एक क्या हुए, जीनियस, एक जीनियस के उसमें सेलिब्रेशन हुआ। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज एन विजनरी, एक विजनरी के रूप में उनका सेलिब्रेशन हुआ। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, जितने बड़े वो साइंटिफिक जीनियस थे, मैन ऑफ विजडम थे साइंटिफिक फील्ड में, उतने ही अच्छे वो, उतने ही बड़े वो एक क्या थे, एक वर्ल्ड सिटीजन भी थे। यानी कि उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा। तो इस तरह से ये जो था चैप्टर यहीं पर एंड होता है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।